Hello dear guys, welcome to one more video lecture, and in this video lecture we are going to see about the another barrier in the innate immunity. uh, Before this we have seen innate immunity barriers or barriers in the innate immunity. So in this lecture we will see the next barrier, that is the antimicrobial substances that are found in the blood and tissue. ओके इसका मतलब हमारे ब्लड में और टिश्यूज़ में जो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस है, एंटी माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करने वाले या फिर माइक्रोब्स को डिज़ोल्व करने वाले, माइक्रोब्स को किल करने वाले जो सब्सटेंसेस है जो कि ब्लड में और टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे. सो इनिशियली आपको दिया है द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. ओके, सो व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, ओके, एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि सीरम प्लाज्मा प्रोटीन्स इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं. ओके, तो हमें पता है ब्लड में सीरम है और सीरम में कुछ ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन्स है जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है ना. सो बेसिकली इनिशियली दे आर इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म. तो वो एक्टिवेट कब हो जाते हैं, है ना? ये जो सीरम प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ये जो सीरम प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो एक्टिवेट कब होते हैं? तो जब पैथोजेंस हमारे बॉडी में आते हैं तो वो पैथोजेंस एक्टिवेट करते हैं इनएक्टिव सीरम प्लाज्मा प्रोटीन्स को. मतलब जो सुप्त स्थिति में या फिर जो सोए हुए सीरम प्लाज्मा प्रोटीन्स है उनको जगाने का काम करते हैं पैथोजेंस जब वो हमारे बॉडी में आते हैं. तो पैथोजेंस आने के बाद क्या करते हैं, ये जो सीरम प्लाज्मा प्रोटीन्स है, इन सीरम प्लाज्मा प्रोटीन्स को वन बाय वन वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं. और वन बाय वन एक्टिवेट करने के बाद ये जो सीरम प्लाज्मा प्रोटीन्स है, दिस सीरम प्लाज्मा प्रोटीन्स दे एनहांसेस द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज़. वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ की जो एबिलिटी है वो एनहांस करते हैं. इस हमें पता है कि एंटीबॉडीज़ क्या है. Antibodies are the glycoproteins. These are the glycoproteins which neutralizes the pathogens or antigens. Antigens को न्यूट्रलाइज करने का या फिर किल करने का काम जो ग्लाइकोप्रोटीन्स करते हैं, उन ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज एंटीबॉडीज़. तो इन एंटीबॉडीज़ को एनहांस करने का काम करते हैं ये पैथोजेंस, जब ये पैथोजेंस सीरम प्लाज्मा प्रोटीन्स को एक्टिव करते हैं. ओके, उसके बाद with the antibodies they also activates phagocytic cells. phagocytic cells को भी एक्टिवेट करते हैं. जैसे कि हमें पता है फैगोसाइट या फिर ये फैगोसाइटिक सेल जो है, फैगोसाइटिक सेल किसे कहते हैं? सो फैगोसाइट और फैगोसाइटिक सेल मतलब ओके ऐसी सेल, ओके ऐसी सेल, अ सेल which eats another cell, which eats another cell. तो एक ऐसी सेल जो दूसरे सेल को खाती है, एनगल्फ करती है, उस सेल को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल कहते हैं. तो इस फैगोसाइटिक सेल का जो एनहांसमेंट है वो भी कैरी आउट करने का काम यहाँ पर ये जो कैस्केड प्रोटीन्स है वो करते हैं यहाँ पर. और एंटीबॉडीज़ और फैगोसाइट्स दोनों मिला के क्या करने वाले हैं, they clear the microbes. Okay, they clear the microbes, they kill the microbes or they neutralizes the microbes and the damaged cells of our body. सिर्फ माइक्रोब्स को ही किल नहीं करते हैं वो दोनों एंटीबॉडीज़ और फैगोसाइटिक सेल्स, बल्कि जो हमारे बॉडी में डैमेज्ड सेल्स है, इन्फेक्टेड सेल डैमेज हो जाती है तो उन डैमेज सेल को हमारी बॉडी से क्लियर करने का काम यहाँ पर किया जाता है कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स. सो ऑल दीज आर द कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स, दे परफॉर्म दिस फंक्शन. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये मैकेनिज़्म कैरी आउट होती है यहाँ पर. तो ये जो सीरम प्रोटीन्स है ना, जो सीरम में जो प्रोटीन्स है वो सीरम प्रोटीन्स जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कैस्केड का हिस्सा है, सीरम प्रोटीन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट कैस्केड. तो कौन से फॉर्म में है, शुरुआत में वो इनएक्टिव फॉर्म में है. सो दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म. सो एक्टिव कब बन जाते हैं, आफ्टर द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इन द बॉडी, है ना. पैथोजेंस बॉडी में आ गए तो एक्टिवेशन ऑफ कैस्केड प्रोटीन्स और इनएक्टिव प्रोटीन्स इज टेक्स प्लेस एंड these inactive proteins these active proteins they eliminate or they remove the pathogens from our body. Okay, now next
यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये ब्लू कलर में एक सेल दिखाई है, दिस इज़ वन सेल, ओके। या फिर इसके साथ दूसरी भी एक खादी सेल हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, सपोज दैट दिस इज़ द WBC, ये WBC है। सो ये सेल या फिर ये WBC A B मैंने दिखाया है। जब दोनों भी ओके, सो व्हेन दे आर इन्फेक्टेड विथ वायरस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दिस इज द वायरस, सो दिस वायरस इन्फेक्ट्स द cells of our body, WBCs of our body. What is happening with the cell? After the cell get infected with the virus, this cell produces the chemical, okay, this is the chemical, and this chemical is called as interferon, okay. वायरस जब हेल्दी सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो सेल या फिर जो WBCs है वो क्या प्रोड्यूस करती है, इंटरफेरॉन नाम का केमिकल सिक्रेट करती है। और ये जो इंटरफेरॉन है वो साइटोकाइन क्लासेस में से आता है, इसका क्लास है साइटोकाइन। अब ये इंटरफेरॉन केमिकल जो है, जो इस सेल्स ने या फिर WBCs ने सिक्रेट किया है, वो क्या करता है, सो दिस इंटरफेरॉन इट सिग्नल्स अदर सेल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शंस। तो ये इंटरफेरॉन दूसरे जो नॉर्मल सेल्स है या फिर दूसरे जो हेल्दी सेल्स है उनको सिग्नल भेजता है कि बाबा वायरस की एंट्री हमारे बॉडी में हुई है और उस वायरस से आप खुद बचिए। तो वायरस आया है, ये सिग्नल सेल को भेजने का काम और सेल को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टिमुलेट करने का काम इंटरफेरॉन्स यहाँ पर करते हैं। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द इंटरफेरॉन। नाउ नेक्स्ट बैरियर जो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं इन द इनेट इम्यूनिटी, दीज आर द सेल्यूलर फैक्टर्स, वो सेल्यूलर फैक्टर्स है। तो सेल्यूलर फैक्टर्स सीधी सी बात है, सेल्यूलर फैक्टर मीन्स सेल्स, ओके, सेल्स। तो किस तरह सेल्स इनेट इम्यूनिटी में बैरियर बोल के काम करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने एक ब्लड वेजल निकाली है, दिस इज़ द ब्लड वेजल, ओके। और ब्लड वेजल में ब्लड है और ब्लड में ये डिफरेंट ब्लड सेल्स है, ये रेड में मैंने दिखाई है RBCs है, ये समझो WBC है, और ये जो दिखाई है ब्लैक में प्लेटलेट्स है। सो दिस आर द सेल्स इन द ब्लड। और यहाँ पर दूसरा भी एग्जांपल दिया है, दिस इज़ वन ऑफ द टिश्यूज़ दैट इज़ फाउंड इन द बॉडी, कि ये बॉडी में फाउंड होने वाली दूसरी टिश्यू है एक आदि, ठीक है। सो ब्लड सेल्स या फिर टिश्यू जो है उनके ऊपर जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो दिस इज़ द माइक्रो, ये यहाँ पर मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाए हैं। सो दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे अटैक ऑन और दे शो देयर इन्वेजन ऑन द ब्लड और द टिश्यू। इन्वेजन का मतलब होता है हल्ला करना, चढ़ाई करना, ओके, चढ़ाई करना या फिर हल्ला करना। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने चढ़ाई कर दी है या फिर हल्ला कर दिया है हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के ऊपर या फिर ब्लड में जो सेल्स है उनके ऊपर। तो बाद में क्या होता है, तो हमारे बॉडी में जो फैगोसाइटिक सेल्स है, अभी हमने देखा फैगोसाइटिक सेल मतलब ए सेल विच ईट अनदर सेल, ऐसी एक सेल जो दूसरे सेल को एनगल्फ करती है, मारती है, उस सेल को हम फैगोसाइटिक सेल कहते हैं। तो ये जो फैगोसाइटिक सेल्स है वो नेचुरल डिफेंस दिखाती है, नेचुरल डिफेंस दिखाते हैं। तो कैसा नेचुरल डिफेंस दिखाती है, सो दे इंजेस्ट एंड डाइजेस्ट और डिस्ट्रक्ट दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में आए हैं उनको इंजेस्ट करना, ओके, उनको खाना, इंजेस्ट करना और उनका डिस्ट्रक्शन करने का काम जो है कौन करता है, फैगोसाइटिक सेल। क्योंकि इसका नाम ही है फैगोसाइट, इसका मतलब दिस सेल ईट्स अनदर सेल। सो दिस इज़ अबाउट द सेलुलर फैक्टर्स। सेलुलर फैक्टर्स में जो सेल है हम लोग देख सकते हैं, उसको सेल को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइट कहते हैं, अभी देखा हमने। और फैगोसाइट के दो टाइप्स यहाँ पर दिखाए हैं, एक है माइक्रोफेज, माइक्रो, द स्मॉल फैगोसाइट इज कॉल्ड एज माइक्रोफेज। जो स्मॉल फैगोसाइट है उसको हम माइक्रोफेज कहेंगे, और जो बड़ी सी मैक्रोफेज है उसको हम, बड़ी सी फैगोसाइट है उसको हम कहेंगे मैक्रोफेज, है ना। सो द वर्ड फेज इज़ रिलेटेड विथ एनगल्फ और ईटिंग। तो ये जो फैगोसाइट्स है, फैगोसाइट का फंक्शन हमने अभी देखा कि दे रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द बॉडी, बॉडी में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने का काम ये करती है, ओके। उसके बाद में नेचुरल किलर सेल के बारे में भी यहाँ पर बताया है हमें। नेचुरल किलर सेल NKC, दे आर एब्रीवेटेड विथ
NKC। तो ये जो नेचुरल किलर सेल है, वो नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, फंक्शन दिया है यहाँ पर कि दे प्रोवाइड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस प्रोवाइड करती है वायरल इन्फेक्शंस और ट्यूमर्स के खिलाफ। ओके, तो हमारे बॉडी में जो सेल्स इन्फेक्ट हुई है वायरस से, ओके, तो वहाँ पर क्या दिखाना है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस दिखाना है। ओके, और दूसरा ट्यूमर्स जो हमारे बॉडी में है उनके लिए भी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस दिखाने का काम करते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ओके, NKC। उसके बाद जो अगला बैरियर है इनेट इम्यूनिटी में, उस बैरियर का नाम है फीवर, है ना। फीवर, फीवर मतलब टेम्परेचर आना, है ना, टेम्परेचर आना। तो फीवर या फिर टेम्परेचर आ रहा, we basically know that the normal temperature of our body is 37 डिग्री सेल्सियस, इतना है नॉर्मल टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर अगर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए, ओके, देन इट इज़ कॉल्ड एज द फीवर, तो उसको हम फीवर कहते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे 98.6 फ़ारेनहाइट, ओके, दैट इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट। सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतना है। तो ये अगर बढ़ जाए, ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, फीवर। तो क्या होता है फीवर आने के बाद, इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, मतलब फीवर आ रहा है। सो व्हाट इट डज, इट एक्सेलरेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। हमारे बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है, उन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को एक्सेलरेट करता है, उनको बढ़ाता है, उनको स्टिमुलेट करता है। किस लिए, फॉर विच पर्पस, ओके, फॉर विच पर्पस, टू डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग पैथोजेंस। जो पैथोजेंस हमारे बॉडी में आए हैं, ओके, जो पैथोजेंस हमारे बॉडी में आए हैं, इन्वेड मतलब विजिट देना हमारे बॉडी को। तो हमारे बॉडी को जिन पैथोजेंस ने विजिट दी या फिर जो पैथोजेंस हमारे बॉडी में आए, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम ये टेम्परेचर करता है। सीधी सी बात है कि टेम्परेचर किल्स द पैथोजेंस। ओके, फीवर का और एक फंक्शन, और एक काम यहाँ पर दिया है कि फीवर स्टिमुलेट्स इंटरफेरॉन प्रोडक्शन। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इंटरफेरॉन जो है वो कौन सिक्रिएट करता है, जो ब्लड में जो हमारे सेल्स है, वो सेल्स को या फिर WBCs को, सर्टन WBCs को अगर वायरस इन्फेक्ट करता है, तो दैट वायरस इट प्रोड्यूसेस द केमिकल, दैट केमिकल इज कॉल्ड एज इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द अदर हेल्दी सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू गेट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शंस। ये भी हमने देखा है, ठीक है। तो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होता है अगर ज़्यादा फीवर आती है तो। और फिर हम देख सकते हैं कि इंटरफेरॉन सिक्रिएट होने के बाद का जो मैकेनिज़्म यहाँ पर देखने को मिलता है, रिकवरी, दैट इज़ द रिकवरी, एक मिनट, दैट इज़ द रिकवरी ऑफ सेल्स फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शन से हमारे बॉडी के जो सेल्स है उनकी रिकवरी यहाँ पर होती है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सबसे आखिरी का पार्ट, दैट इज़ द, या फिर सबसे आखिरी का जो बैरियर है उसे हम कहते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स। ओके, दिस इज़ कॉल्ड एज द एक्यूट फेज प्रोटीन्स। तो क्या है एक्यूट फेज प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आप सबको पता है किसे हम कहते हैं। ओके, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। ओके, दीज आर वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। acute phase proteins abbreviated as APS. Okay, APPS. This is the acute phase proteins as for the plural form. So mechanism क्या देखने को मिलती है यहाँ पर? सबसे पहले इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन हो रहा है इसका मतलब हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल या फिर फॉरेन सब्सटेंस आ गया। सो व्हाट दिस फॉरेन सब्सटेंस इज डूइंग, so sudden increase in the concentration of certain plasma proteins takes place. अगर हमारे बॉडी में, सपोज दैट ये हमारी बॉडी है, ओके, दिस इज़ द वन ऑफ द पर्सन्स, ये एक आदमी दिखा है यहाँ पर। अब इसके बॉडी में अगर ये पैथोजन है बाहर से, ये पैथोजन आ गया, ठीक है, पैथोजन आ गया तो इसको हो गया इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन होने के बाद इसके बॉडी में क्या होता है दोस्तों, सर्टन प्लाज्मा प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन सडन बढ़ जाता है। समझो ये कुछ प्रोटीन्स है, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। उसके बाद ये कुछ प्रोटीन्स है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। ये कुछ प्रोटीन्स है, इनका भी कॉन्सेंट्रेशन उसके बॉडी में बढ़ गया। तो ये जो प्रोटीन्स है इनका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ रहा है, सडन बढ़ रहा है। लेकिन कब बढ़ रहा है,
आफ्टर प्रोटेक्शन, सॉरी आफ्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के बाद ये प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, तो इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स। सो डेफिनेशन आप लोग बता सकते हो कि ऐसे प्रोटीन्स जो सडन प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी में आफ्टर द इन्फेक्शन, ओके, या फिर आफ्टर इन्फेक्शन देर इज सडन इंक्रीज, ओके, आफ्टर इन्फेक्शन देर इज सडन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्टन प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में प्रोटीन्स का सडनली इंक्रीज हो रहा है, तो इन प्रोटीन्स को APP कहते हैं। दिस इज द एक्यूट फेज प्रोटीन्स। एक्यूट फेज प्रोटीन्स के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं। एक है सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, पहला दिया है सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, जिसे हम एब्रीवेट करते हैं CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ओके। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन के बाद दूसरा एग्जाम्पल दिया है अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, तीसरा एग्जाम्पल दिया है मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, ये तीसरा एक्यूट फेज प्रोटीन, चौथा दिया है सीरम एमिलॉइड पी, सीरम एमिलॉइड पी, ओके। सो ये कुछ एक्यूट फेज प्रोटीन के एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जामिनेशन में आपको पूछा भी जा सकता है कि गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्यूट फेज प्रोटीन्स, एक्यूट फेज प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स दीजिए, या फिर MCQ में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एक्यूट फेज प्रोटीन, तो आपको बताना है कौन सा एक्यूट फेज प्रोटीन नहीं है, ओके। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है APS के। तो जनरली आप अगर पैथोलॉजी में टेस्ट करने जाते हो डॉक्टर ने रेफ़र करने के बाद, अगर आपको कोई किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो गया, ओके, सो इफ़ यू गेट इल एंड यू गोज़ टू द डॉक्टर, देन डॉक्टर सेंड यू टू द पैथोलॉजी, आपको एक चिट्ठी देता है, प्रिस्क्रिप्शन चिट्ठी देता है कि पैथोलॉजी की, और आपको बताता है गो टू द पैथोलॉजी, उस पर कुछ लिखा हुआ रहता है, तो पैथोलॉजिस्ट को पता चलता है कि ये फॉर एग्जांपल ये सी रिएक्टिव प्रोटीन के लिए टेस्ट है, तो वो टेस्ट करता है, और सी रिएक्टिव प्रोटीन का नॉर्मल लेवल जो भी रहता है ब्लड में, उस नॉर्मल लेवल से अगर ज़्यादा सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर ब्लड में हो गया, बॉडी में हो गया, तो इसका मतलब दैट पर्सन इज़ गॉट इन्फेक्टेड। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक्यूट फेज प्रोटीन्स के फंक्शंस दिए हैं। एक्यूट फेज प्रोटीन्स करते क्या हैं? सो दे एनहांस होस्ट रेजिस्टेंस, होस्ट का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। सीधी सी बात है, ये मतलब इन्फेक्शन होने के बाद अगर एक्यूट फेज प्रोटीन्स का लेवल सडनली हमारे बॉडी में बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे बॉडी को सिग्नल मिल रहा है कि बाबा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ पैथोजेंस अपने बॉडी में आ गए हैं। समझो पैथोजेंस आने के बाद भी अगर ये एक्यूट फेज प्रोटीन्स का अमाउंट अगर नहीं बढ़ रहा है, लेवल अगर नहीं बढ़ रहा है, तो बॉडी को पता ही नहीं चल रहा है ना। समझो कुछ भी नहीं हो रहा, पैथोजेंस आने के बाद पैथोजेंस अपना अपना काम कर रहे हैं, वो अचानक ही बड़ा धक्का देंगे, अपने को मार डालेंगे। और लैब में हम चले भी गए तो लैब में भी ब्लड में कोई खास चेंजेस नहीं दिख रहे, तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट को ऐसा ऐसा इन्फेक्शन हुआ है या फिर इन्फेक्शन हुआ है ना। सो इन्फेक्शन होने के बाद एक्यूट फेज प्रोटीन ज़्यादातर मात्रा में सडनली इंक्रीज़ हो जाता है इसका लेवल, तो इसका मतलब ये है कि दे एनहांस होस्ट रेजिस्टेंस, होस्ट का रेजिस्टेंस एनहांस करते हैं। उसके बाद दे प्रिवेंट टिश्यू इंजरी, टिश्यू इंजरी भी प्रिवेंट करते हैं, और दे प्रमोट रिपेयर ऑफ इन्फ्लेमेटरी लीजन्स, जो इन्फ्लेमेटरी लीजन्स है उनको रिपेयर करने का काम भी कौन करता है? एक्यूट फेज प्रोटीन करता है। तो दीज आर द 3 functions of the acute phase proteins. So with this we will stop here and we will meet in next lecture. Thank you very much for watching the video.